इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, पर्यावरणीय प्रदूषण। देखा जाए तो मानव समाज ने बेतहाशा तरक्की की है, लेकिन इस विकास की अंधी दौड़ में हमने अपनी ही हवा, पानी और मिट्टी को किस हद तक बदल दिया है, ये समझना अब सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी बन गया है। तो चलिए इस जमीनी हकीकत को करीब से समझते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हमारा ये सफर कैसा रहने वाला है। हम प्रदूषण के बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, हवा और पानी पर पड़ने वाले इसके असर को डिकोड करेंगे, भोपाल गैस त्रासदी जैसे एक बेहद गंभीर मामले को निष्पक्ष रूप से देखेंगे, और आखिर में ध्वनि प्रदूषण जैसे उन खतरों पर बात करेंगे जो हमें दिखाई नहीं देते। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी समझ की। आखिर ये प्रदूषण है क्या? जब हम प्रदूषक या पॉल्यूटेंट शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कोई बहुत ही जहरीली चीज आती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कोई भी आम पदार्थ जब अपनी एक तय लिमिट यानी कॉन्सेंट्रेशन को पार कर लेता है, तब जाकर वो प्रदूषक बनता है। मतलब जब तक कोई चीज एक सुरक्षित सीमा के अंदर है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है, पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ जाता है और अवांछनीय बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब हम इन प्रदूषकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। एक तरफ वो हैं जो समय के साथ खुद ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे घर का कचरा या खेती का बचा हुआ हिस्सा। इन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और प्रकृति इनसे निपटना जानती है। लेकिन दूसरी तरफ हैं वो जिद्दी खतरे, जैसे प्लास्टिक, कीटनाशक और भारी धातुएं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये पर्यावरण में घुलते नहीं बल्कि दशकों तक वहीं डटे रहते हैं और हमारे इकोसिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। चलिए अब हमारे सबसे अहम संसाधन यानी हवा की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मानवीय गतिविधियों ने हवा की बनावट को काफी बदल दिया है, लेकिन इसका असर कैसे घूमकर वापस हम पर ही पड़ता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जब बादलों की नमी से मिलता है तो वो एसिड में बदल जाता है और फिर ये एसिड रेन के रूप में वापस जमीन पर गिरता है। ये सिर्फ एक साधारण रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये जंगलों को जला देती है, मिट्टी की ताकत छीन लेती है और यहाँ तक कि मजबूत इमारतों को भी गला देती है। इसी से जुड़ा एक और बेहद खतरनाक कॉन्सेप्ट है वायुमंडलीय उत्क्रमण या एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। आमतौर पर गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषण को अपने साथ ले जाती है, लेकिन सर्दियों में अक्सर इसका उल्टा होता है। ठंडी हवा के ठीक ऊपर गर्म हवा की एक परत जम जाती है। इसे हम एक गर्म कंबल की तरह समझ सकते हैं, जो जहरीले धुएं और प्रदूषण को जमीन के बिल्कुल करीब हमारे सांस लेने वाली जगह पर कैद कर लेता है। यही वजह है कि सर्दियों की सुबह हमें वो जानलेवा स्मॉग देखने को मिलता है। अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब रसायनों के साथ खिलवाड़ होता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी को इतिहास के पन्नों से समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी 1969 में यूनियन कार्बाइड प्लांट की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। इसे विकास का एक बहुत बड़ा कदम माना गया। 1979 में यहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो सर्द रात एक कभी ना भूलने वाले दुस्वप्न में बदल गई। लगभग 40 टन बेहद जहरीली गैस लीक हुई और सोते हुए शहर पर मौत की एक चादर बनकर फैल गई। एक तरफ औद्योगिक विकास का वो प्लांट था और दूसरी तरफ उसका वो मानवीय परिणाम जिसे बयां करना भी मुश्किल है। बिना किसी राजनीतिक बहस में पड़े अगर हम सिर्फ तथ्यों को देखें तो इस गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों की जानें गईं। जो बच गए उन्हें फेफड़ों के फाइब्रोसिस, सांस की गंभीर बीमारियों और गहरे मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। ये घटना हमें आज भी याद दिलाती है कि सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज करने की कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। इस गंभीर चर्चा के बाद अब बात करते हैं हमारे जल संसाधनों की। जल जीवन है या अब एक धीमा विष बन गया है? पानी की एक बहुत खास बात यह है कि ये लगभग किसी भी चीज को अपने अंदर घोल सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई है। आज हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां नदियों और झीलों को कचरे के डब्बे में बदल रही हैं। घरों से निकलने वाला गंदा पानी, खेतों के केमिकल्स और फैक्ट्रियों का बिना ट्रीट किया हुआ कचरा सीधा जल स्रोतों में जा रहा है। ये सब मिलकर हमारे पीने के पानी को हैजा और पीलिया जैसी जानलेवा बीमारियों का घर बना रहे हैं।
अब इन वैज्ञानिक पैरामीटर्स में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम पानी की सेहत को नापते कैसे हैं। इसमें बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे अहम है। इसे ऐसे समझते हैं, जब पानी में बहुत ज्यादा जैविक कचरा होता है तो बैक्टीरिया उसे सड़ाने के लिए पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बीओडी जितना ज्यादा होगा, पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित होगा और मछलियों के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन उतनी ही कम बचेगी। हवा और पानी के बाद अब बारी आती है उस परत की जिस पर हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला टिकी है, यानी हमारी मिट्टी। मिट्टी में प्रदूषण कैसे फैलता है, इसे समझने के लिए जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह की विषाक्त विरासत है। जब खेतों में डीडीटी जैसे केमिकल डाले जाते हैं तो वो वहाँ से गायब नहीं होते, वो मिट्टी से पानी में, फिर छोटी मछलियों में और वहाँ से बड़ी मछलियों में जाते हैं। ये केमिकल फैट में जमा हो जाता है, इसलिए हर स्टेज पर इसकी मात्रा तेजी से बढ़ती जाती है और अंत में जब इंसान या कोई पक्षी उस मछली को खाता है तो जहर की सबसे खतरनाक डोज उसके शरीर में पहुंचती है। चलिए अब प्रदूषण के उस रूप की बात करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका असर बहुत गहरा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की। जब कोई आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा और अवांछित हो जाती है तो एक भौतिक प्रदूषक बन जाती है। इसे डेसिबल में मापा जाता है। गाड़ियों और मशीनों का शोर सिर्फ हमारे कानों को परेशान नहीं करता, ये हमारे शरीर के अंदर जाकर तबाही मचाता है। लगातार शोर में रहने से न सिर्फ बहरापन आता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, नींद न आना और भारी मनोवैज्ञानिक तनाव जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। ये सच में एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे इंसान की गतिविधियों ने हवा में जहर, पानी में रसायन और मिट्टी में कभी न खत्म होने वाले खतरे घोल दिए हैं। अगर हमारे ही विकास के कारण पृथ्वी के ये मूल तत्व बुरी तरह से घायल हो रहे हैं, तो जरा सोचिए आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में कैसी दुनिया सौंपेंगे। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे कल पर टाला जा सके। इसका जवाब हमें आज और अभी खोजना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ पर्यावरण के बिना मानव अस्तित्व की कल्पना भी बेमानी है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।